बिमला देवी अपने हाथ में आरती की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती है। अब मेरी दोनों बहुओं, जल्दी से इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने भी कितना दहेज दिया है। अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे एक कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ में आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दी हो। खैर राज, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो और बाकी सारा सामान वापस मेरे मेके लुटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को हम वापस ले लेंगे। बिमला की छोटी बहू अनीता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पे अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर लेट जाती है। विनीत जी माफ करना, मेरा परिवार इतना गरीब है कि वो कुछ नहीं दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेनू, और वैसे भी सब कुछ मुझे अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बातें बेड पे लेटे हुए अनीता और राज सुन रहे थे। अनीता मुंह बनाते हुए कहती है, हा आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी, आप बेरोजगार हो इसलिए बड़ी होकर जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब क्या है राज, तुम्हारे घर की छत टपक रही है? बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए ये बरसात में अक्सर ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो मेरी तरफ आके सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी, अपनी गरीब बहू पे बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ छोटी बहू। ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अनीता अपने तरफ की छत और दीवार ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरे छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और वो पैसे मैं तुम लोगों पर उड़ा दूं। रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला कीजिए। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई, पर रात में अनीता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। सुबह अनीता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं, आंखें कैसे लाल हो रखी हैं, लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे मैं भी कल रात ठीक से सो नहीं पाई, वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी। खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए ऐसे भिजवा देंगे। अनीता ऐसे ही करती है, अपने घर पर फोन करके वो अपनी माँ से एसी लगवा लेती है। एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सबको मिल रही थी, जहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी, और ये बात अनीता को हजम नहीं हो रही थी। एसी मैंने अपने लिए लगवाया राज, ना कि उन गरीब जेठानी के लिए, वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और कमरे के बीच में लगा दो ताकि एसी की हवा उस तरफ न जा सके। अनीता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा तक लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती, लेकिन रात को बारिश या गर्मी की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती। राज, तुम आज ही जाकर किसी मिस्त्री को ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी पानी की किचकिच को झेलना पड़ता है और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम बाहर से जाकर हम दोनों के लिए समोसे ले आओ ना। हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को बहुत तेज बारिश होती है, जिससे घर में पानी भर जाता है
और उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देखकर देवरानी कहती है गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज राज ऑफिस से घर लौट रहा था तो एक गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अनीता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके पैसे मांगती है। माँ देख लो अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने के कगार पर है। लेकिन माँ इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अनीता की माँ फोन रख देती है। तभी अनीता का जेठ विनीत खुशी खुशी घर आता है। रेनू, माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और ना किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आप लोगों को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे तो है ही। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर और एक कमरे में रहते हैं, तो फिर चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत के समय में हमारा पूरा परिवार एक ही है। और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ मिलकर करते हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है। मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभीियों से एक ननंद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननंद की जगह 3-4 ननंद होती तो पता नहीं आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं, पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं पूरा दिन। जाओ अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बनाकर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननंद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद निधि अपनी भाभी से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो तुम दोनों आज मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बना दो और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। इतने में नहाकर आती हूँ। कुछ देर बाद निधि तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसकी मेकअप करने लगती हैं। तभी छोटी भाभी निशा कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती। जी दीदी। फिर तैयार होकर निधि ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनी पोछा लगा रही होती है तो निधि जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठहरो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। निधि अपनी बड़ी भाभी सोनी का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये दोनों बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन निधि बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, ये देख लड़के की फोटो। नितिन की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो निधि को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नितिन से हो जाती है। शादी के बाद निधि अपनी ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी एक ननंद रश्मि होती है, जो कि निधि से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। जो सब निधि अपने मेके में अपनी भाभीियों के साथ करती थी, वो ही सब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन निधि की ननंद रश्मि उससे कहती है, ओफो भाभी ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बनाकर लाओ। जल्दी जाओ, यहाँ हाथ पांव टूट गए। लेकिन दीदी मैंने इतने मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, इसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच।
निधि उसके लिए पास्ता बनाकर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है तो वो उसे कॉफी बनाकर देती है, लेकिन जब वो उस कॉफी को पीती है तो रश्मि कप को नीचे जमीन पर फेंक देती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मेके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ आप मेरे सैंडल लेकर आओ और मुझे पहनाओ, और सुनो उससे पहले यहाँ पोंछा लगा दो। उसके बाद निधि वो सब काम करती है, लेकिन उसे अपने मेके में अपनी भाभीयों के साथ किया हुआ बर्ताव याद आ रहा था। निधि घर के सारे काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के नखरे भी सहती। अब उसे अपने मेके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हुए हैं उन्हें आए हुए, और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभी की बात सुनकर निधि उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी भी मांगती है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया ना। आप पे क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ में आ रहा है, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है दीदी। हाँ, अब तो बस हम यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी निधि से माफी मांगती हैं। इसके बाद निधि अपनी भाभीयों के साथ कुछ दिन के लिए मेके आ जाती है, जहाँ वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।